हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का लास्ट पार्ट। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने माइटोटिक सेल डिवीजन या माइटोसिस के बारे में स्टडी किया था, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो कि है मियोसिस, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जब अपन ने माइटोसिस किया था तो अपन ने देखा था वो एक इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम के नंबर पेरेंट सेल के इक्वल रहते हैं डॉटर सेल के अंदर, और एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है और दोनों सेल में जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो पेरेंट सेल के जैसे होते हैं। मियोसिस कौन सा सेल डिवीजन होता है? इस तरह का सेल डिवीजन होता है जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड करती है और 4 डॉटर सेल बनाती है, और हर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो पेरेंट सेल के कंपेयर में हाफ रह जाते हैं। ऐसे सेल डिवीजन को अपन क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। मियोसिस में एक बार ही डीएनए रिप्लिकेशन होगा और फिर उसके बाद 2 डिवीजन होंगे, और यही वजह है कि क्रोमोसोम के नंबर क्या रह जाएंगे? हाफ रह जाएंगे। मतलब सपोज करो ये एक सेल है और जिसमें 2n क्रोमोसोम थे और उनका डीएनए कंटेंट कितना था? 2c था। इस पॉइंट को अच्छे से समझना कि ये दो क्या लिखे हुए। देखो, एक पेरेंट सेल थी जिसमें 2n क्रोमोसोम थे और 2c उसका डीएनए कंटेंट था। फिर इंटरफेज होता है। अब सब जानते हैं इंटरफेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और इसके डीएनए के कंटेंट क्या हो गया? डबल हो गया, 4c हो गया। और सेल अभी भी कैसी है? 2n क्रोमोसोम है और 4c इसका सेल कंटेंट डीएनए कंटेंट हो गया। इसके बाद डिवीजन होगा, इसे अपन मियोसिस फर्स्ट कहेंगे, जो कि प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट से होता हुआ एक की जगह कितनी सेल बना देगा? 2 सेल बना देगा, जिसे अपनी बुक में लिखा हुआ है डायड ऑफ सेल। अब ये जो 2 सेल बनेगी इसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ रह जाएंगे। ऐसा क्या होगा कि हाफ रह जाएंगे? वो अभी अपन आज के वीडियो में अच्छे से समझेंगे। और डीएनए कंटेंट भी हाफ हो जाएंगे। तो 4c की जगह कितना हो जाएगा? 2c, और जो क्रोमोसोम के नंबर 2n से कितना हो गया? n। अब ये एक बार डिवीजन होने के बाद वापस इंटरफेज नहीं आएगी, उसके बीच में एक डाइकाइनेसिस करके फेज आती है जिसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता और वापस सेल डिवाइड होने लग जाती है। यही वजह है कि अपन इन दोनों को कलेक्टिवली एक ही तरह का सेल डिवीजन मान रहे हैं, और मान रहे हैं कि ये मियोसिस है जो 2 राउंड में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो वापस सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और उसकी जो फेज होगी ये कि ये नाम होंगे प्रोफेज सेकंड कह देंगे, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड और साइटोकाइनेसिस सेकंड। और उन सेल से कितनी सेल बन जाएगी? 4 सेल बन जाएगी। और डीएनए के कंटेंट जो है 2c से कितना रह जाएगा? c। और जो n था, हेप्लॉइड सेल जो बनी थी, क्रोमोसोम के नंबर पहले हाफ हो गए थे, अब उतने के उतने ही रहेंगे। इसका मतलब जो सेकंड राउंड होगा वो माइटोसिस के जैसा होगा। कैसा होगा? माइटोसिस के जैसा। यही वजह है कि मैंने यहां पर क्या लिखा कि मियोसिस जो होता है उसमें एक बार डीएनए रेप्लिकेशन हुआ और डिवीजन कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। और जिससे एक सेल से कितनी सेल बन जाती है? 4 सेल, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर या कितने थे? 2n, या कितने रह गए? n रह गए। और ये पूरा जो टाइप का सेल डिवीजन होगा उसे कहेंगे मियोसिस। अब ये कैसे होगा? किस तरीके से क्रोमोसोम के नंबर हाफ रहेंगे? फर्स्ट राउंड में क्या होगा? सेकेंड राउंड में क्या होगा? यही अपने आज के क्या है? टॉपिक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं मियोसिस। तो मियोसिस का जो पहला राउंड होता है उसे कहते हैं मियोसिस फर्स्ट, और ये रिडक्टिव होता है। मतलब इसमें क्रोमोसोम के नंबर एक्चुअल में हाफ रह रहे हैं। देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ 2n था, पहला डिवीजन होने के बाद कितना रह गया है? n रह गया है। देखो डिवीजन के बाद डीएनए के कंटेंट तो हाफ रहते ही हैं। देखो यहां पर 4c था, उसका 2c हो गया, फिर सेकंड डिवीजन में 2c से c हो गया। लेकिन क्रोमोसोम के नंबर हाफ नहीं होते, अपन ने माइटोसिस में देखा था। लेकिन यहां पर जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें 2n से क्या हो जाएगा? n। किस तरीके से ये 2n से n होगा वो अभी अपन देखेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट जो होगा वो रिडक्टिव होगा। मियोसिस सेकंड जो होगा वो इक्वेशनल होता है, उसमें क्रोमोसोम के नंबर जितने होते हैं उतने के उतने ही रहते हैं। अब मियोसिस फर्स्ट जो है वो भी उसी तरीके से होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट के हैं तो अपन ऐसे लिखेंगे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है। अब प्रोफेज फर्स्ट जो होती है, प्रोफेज देखो आपने माइटोसिस में भी देखा था कि प्रोफेज बहुत लंबी फेज होती है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है वो सबसे लंबी होती है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड फेज होती है।
तो लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेल डिवीजन फेज होती है। और यही वजह है कि इसके सारे इवेंट को समझने के लिए अपन प्रोफेज फर्स्ट को भी सब फेज में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और इसके खुद के अंदर 5 सब फेज होती है। पहली लेप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन, तीसरी पेचिटीन, फिर डिप्लोटीन और फिर डाइकाइनेसिस। अब इन सब में क्या क्या होता है एक एक करके अपन देखते हैं। पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली फेज लेते हैं लेप्टोटीन। तो देखो लेप्टोटीन प्रोफेज की फर्स्ट फेज होती है और प्रोफेज में सबसे पहला काम क्या होना स्टार्ट होता है कि जो क्रोमेटिन फाइबर होता है उनका कॉम्पैक्टनेस स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो क्या होते हैं, कंडेंस होना स्टार्ट कर जाते हैं। तो लेप्टोटीन में सिर्फ आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटीन। तो अपन को एक डायग्राम बना लेना है जिसमें अपन को क्रोमेटिन फाइबर की जगह क्या बना देना है, थोड़े से कॉम्पैक्ट क्या बना देना है, अपन को क्रोमोसोम बना देना है। अभी ये और ज़्यादा कंडेंस्ड हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फेज होती है अपने जाइगोटीन। तो देखो जाइगोटीन में क्या होता है अच्छे से समझना। अपने सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उनमें से मतलब हर क्रोमोसोम जो होता है वो 2 बार होता है। जैसे अपन में फर्स्ट क्रोमोसोम 2 बार, सेकंड क्रोमोसोम भी 2 बार, थर्ड क्रोमोसोम भी 2 बार, फोर्थ क्रोमोसोम भी 2 बार, और ऐसे होते होते 23 क्रोमोसोम 2 बार होते हैं। यही वजह ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम मानते हैं, 46, या फिर अपन इसको क्या कह सकते हैं कि 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो जब अपने नॉर्मल सेल होती है तो उसमें ये सारे क्रोमोसोम ऐसे एक दूसरे से दूर दूर इधर उधर होते हैं रैंडमली। लेकिन जब जाइगोटीन फेज आती है तो एक क्रोमोसोम अपने जैसा का जैसा साइज का दूसरा क्रोमोसोम ढूंढ ही लेता है और उसके पास में जाकर अटैच हो जाता है एक प्रोटीन स्ट्रक्चर से जिसे कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो जो फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम के 2 क्रोमोसोम जो होंगे वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड पेयर के भी आ जाएंगे, थर्ड पेयर के भी आ जाएंगे। जितने भी पेयर होते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर क्रोमोसोम के, वो क्रोमोसोम एक दूसरे के पास में आकर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब इस पेयर को क्या कहेंगे, होमोलोगस पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, होमोलोगस पेयर। और इस प्रोसेस को कहते हैं सिनेप्सिस। क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। तो जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस होता है जिसमें पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है। और कौन से क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ में आते हैं, जो साइज वाइज हर चीज में सेम हो। जैसे मान लो कि ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के पास में है तो इनकी साइज भी सेम होनी चाहिए। इसमें अगर सेकंड पोजीशन पे जो जीन है इसमें भी सेकंड पोजीशन पे वो की वो ही जीन होनी चाहिए। ऐसे क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, अपन होमोलोगस पेयर बनाएंगे बाद में सिनेप्सिस से। एक और चीज कि ये 2-2 क्यों है क्रोमोसोम, क्योंकि अपन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म है। तो एक क्रोमोसोम अपने फादर की साइड से आता है और एक मैटरनल साइड से आता है। तो जाइगोटीन में ऐसे जो क्रोमोसोम होते हैं एक दूसरे के पास में आते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से क्या होते हैं, वो जुड़ जाते हैं। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इट इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट फॉर्म बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। और अपन को डायग्राम में ऐसे शो करना है, ठीक है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब जब ये होमोलोगस पेयर बना लेंगे तो देखो ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो है इसमें क्रोमेटिड काउंट करते हैं। तो देखो ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, ये तीसरा क्रोमेटिड और ये फोर्थ क्रोमेटिड। यही वजह है कि 4 क्रोमेटिड है, इसलिए इस होमोलोगस पेयर बनने के बाद इसको कहते हैं टेट्राड स्टेज। क्या कहते हैं, टेट्राड स्टेज। एक और चीज, ये देखो ये एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम। इसका मतलब ये जो होमोलोगस पेयर का जो बना है सिनेप्सिस से, इसमें क्रोमोसोम कितने हैं, 2। इसी वजह से इसे बाईवैलेंट स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाईवैलेंट स्टेज। तो अब जाइगोटीन के हाईलाइट पॉइंट क्या है, जाइगोटीन में एक तो क्या होता है, सिनेप्सिस होता है। सिनेप्सिस से होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं। इसमें जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए रहते हैं। और होमोलोगस पेयर जब बनते हैं तो उनमें बाईवैलेंट या टेट्राड स्टेज कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं। तो ये अपन को याद रखना है कि कौन सी फेज में कौन कौन से काम होते हैं। यहां तक कोई तकलीफ नहीं आपको। नेक्स्ट लेते हैं पेचिटीन। तो देखो पेचिटीन में अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि टेट्राड मोर क्लियरली विजिबल। तो देखो अपनी एनसीईआरटी की हर चीज को अच्छे से समझना है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछे कि टेट्राड स्टेज जो होती है वो कब दिखने लगती है, तो अपन इससे पहले वाली फेज का नाम लिखेंगे। लेकिन
अगर आपको पूछे कि टेट्राड स्टेज कब क्लियरली विजिबल होती है, सबसे ज़्यादा क्लियर विजिबल होती है, तो अपन को किसका नाम लिखना है, पेचिटीन का नाम लिखना है। तो एक तो काम ये होता है। दूसरा देखो काम क्या होता है, देखो ये एक क्रोमोसोम था और ये दूसरा जिसके बीच में पेयर बना और ये अपने बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। देखो अपन ऐसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ऐसे शो करने के लिए ऐसे शो करते जाते हैं, बीच में लाइनें बनाते जा रहे हैं, लेकिन ये इसकी वजह से एक दूसरे के एकदम चिपक सा जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें से देखो इस क्रोमोसोम की ये जो दो क्रोमेटिड है ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, इस क्रोमोसोम की ये जो दो क्रोमेटिड है ये भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन अगर मैं इस क्रोमेटिड और इस क्रोमेटिड की बात करूं तो ये कैसे है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो पेचिटीन स्टेज में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में अपने कुछ हिस्सों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है और इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर होता है किसके अंदर, पेचिटीन के अंदर। देखो हाईलाइट पॉइंट क्या है इस फेज का कि इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्रॉसिंग ओवर अकर, और वो भी किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। और कौन सा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, होमोलोगस टेट्राड का। और जहां जहां पर ये एक दूसरे से ऐसे क्रॉस होंगे, ऐसे बहुत सारी जगह पर होते हैं। जैसे आप क्रोमोसोम बनाते हैं तो यूं यूं ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे वो हो जाते हैं, और ये सारी जगह जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं इनको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सिर्फ नीचे वाली साइड में एक जगह इनको क्या किया है, ऐसे क्रॉस करवाया। इनको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और इसी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की जगह पर क्या होगा, इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा। अब ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की जगह क्रॉसिंग ओवर अपने आप कैसे हो जाएगा, तो अपनी बुक में लिखा हुआ है ये एक एंजाइम करवाता है जिसे कहते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। अब ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम ये काम कैसे कराता है, तो एक्चुअल में इस रिकॉम्बिनेज एंजाइम में दो एंजाइम होते हैं, एक होता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम और एक होता है लाइगेज एंजाइम। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, ये कट करने का काम करता है स्पेसिफिक साइट से। और लाइगेज एंजाइम जो होता है वो ग्लू का काम करता है। तो देखो पहले क्या होगा, एंडोन्यूक्लियेज आएगा और इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को कट कर देगा, ठीक है, ये दोनों कट हो जाएंगे और फिर इन्हें वापस चिपकाएगा, लेकिन चिपकाएगा उल्टा। मतलब देखो ब्लू वाली साइड पे किसको चिपका देगा, पिंक को, और पिंक वाले क्रोमोसोम की साइड पे कौन सा चिपका देगा, ब्लू वाला। तो इसे ही कहते हैं एक्सचेंज होना, ठीक है, इस तरीके से एक्सचेंज हो जाएगा। एक और चीज, पेचिटीन में रिकॉम्बिनेशन मतलब ये क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट भी होता है और कंप्लीट भी हो जाता है। अपनी बुक में साफ लिखा हुआ है रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम बाय द एंड ऑफ पेचिटीन। तो पेचिटीन के एंड में क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाता है। देखो ब्लू के आगे पिंक आ गया, पिंक के आगे ब्लू आ गया। अभी भी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अभी भी प्रेजेंट है। तो इस फेज के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, पहला क्वेश्चन कि आपको पूछे कि टेट्राड सबसे ज़्यादा क्लियरली विजिबल कब होता है, तो पेचिटीन में। क्रॉसिंग ओवर कौन सी फेज में होता है, तो पेचिटीन में। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कौन सी फेज में मिलता है, पेचिटीन में। क्रॉसिंग ओवर होगा किस जगह, जहाँ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा। कौन से एंजाइम से होगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम से होगा। नॉलेज के लिए इसमें क्या होते हैं, एंडोन्यूक्लियेज और लाइजेज एंजाइम होते हैं, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट भी हो जाता है किसमें, पेचिटीन स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्लोटीन। तो अभी तक कौन कौन सी हो गई, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, और अब अपन कौन सी कर रहे हैं, डिप्लोटीन। तो देखो डिप्लोटीन में जो सबसे हाईलाइट पॉइंट है वो है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। देखो अभी तक क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से थे, तो इनके बीच का ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जिस जगह पर ये एक दूसरे को पहले जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वाली जगह थी उससे ये अभी भी जुड़े हुए रहेंगे। बाकी सारी जगह पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है। नाउ बाइवेलेंट क्रोमोसोम टेंड टू सेपरेट, ये एक दूसरे से क्या होना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं। लेकिन जो क्रॉसिंग ओवर वाली जगह थी जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस जगह पर अभी भी जुड़े हुए रहते हैं और बाकी सब दूर हो जाता है। तो एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है और इसको कहते हैं काइजमा। क्या कहते हैं, काइजमेटा। क्या कहेंगे, काइजमेटा। अब देखो काइजमेटा जो होता है, यहाँ पर आप स्पेलिंग सही कर लेना, इसकी क्या होगी, काइजमेटा, ठीक है।
अब काइज मेटा बेसिकली वो जगह को डिनोट करता है जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ था, और ये कैसे शेप का होता है, एक्स शेप का होता है, ठीक है। तो डिप्लोटीन के दो हाईलाइट पॉइंट है, अगर आपको पूछे, पहला तो कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, और दूसरा अगर आपको पूछे कि काइज मेटा जो होता है वो कौन सी फेज में दिखता है, तो वो कौन सी फेज में दिखता है, डिप्लोटीन में दिखता है। एक अपनी बुक में और दे रखा है कि oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट मंथ्स और ईयर। देखो इसमें अपन ह्यूमन भी आते हैं, ह्यूमन जो फीमेल होती है उसमें जो oocytes जो होती है वो उसके खुद के एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो जो साइकिल है वो कंप्लीट होता है जब उसकी प्यूबर्टी आती है। तो बीच में इतने साल, करीब 12 to 13 ईयर्स जो होता है ये डिप्लोटीन स्टेज में ही अटका हुआ रहता है, ठीक है। तो यही अपनी बुक में लिखा हुआ है कि oocyte जो होती है सम वर्टिब्रेट्स की, उसकी मंथ से लेकर ईयर तक लंबी हो सकती है, इसमें ह्यूमन फीमेल भी आती है। तो डिप्लोटीन के दो पॉइंट याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और काइज मेटा का दिखाई देना, ठीक है। नेक्स्ट फेज लेते हैं डाइकाइनेसिस। तो अभी तक कौन कौन सी हो गई, लेप्टोटीन हो गई, जाइगोटीन हो गई, पेचिटीन हो गई, डिप्लोटीन हो गई, और अब प्रोफेज फर्स्ट की सबसे लास्ट फेज लेते हैं जो कि कौन सी है, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस का सबसे हाईलाइट पॉइंट होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज मेटा। काइज मेटा जो होता है वो टर्मिनल की तरफ मूव करता है। देखो ये पॉइंट काइज मेटा था, अब ये धीरे धीरे नीचे खिसकेगा और एंड पॉइंट की तरफ मूव करेगा, जिससे ये दोनों पूरे क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। हो सकता है ये एंड पॉइंट पे आपस में जुड़े भी रह जाए, ठीक है। तो इससे अपन को दो क्रोमोसोम दिखने लगेंगे, और ये दोनों होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम है, लेकिन इनमें कुछ हिस्सा एक दूसरे का होगा, एक्सचेंज पार्ट होगा जो कि क्रॉसिंग ओवर से आया। तो क्रोमोसोम इस स्टेज में फुली कंडेंस होते हैं। ये देखो एक और हाईलाइट पॉइंट है, जब अपन माइटोसिस करते हैं तो अपन लिखते हैं कि क्रोमोसोम फुली कंडेंस कब होते हैं, मेटाफेज में होते हैं। कौन सी फेज में होते हैं, मेटाफेज में होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो उसकी डाइकाइनेसिस में ही क्रोमोसोम फुली कंडेंस्ड हो जाते हैं। एक ही पॉइंट याद रखना, बाकी जो पॉइंट होंगे वो अपने प्रोफेज फर्स्ट की एंड में क्या क्या होते हैं, मतलब जनरली जब अपन माइटोसिस करते हैं तो उसकी प्रोफेज के एंड में क्या होते हैं वो सारे यहाँ पर भी होंगे। न्यूक्लियस गायब होने लगेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगेगी, ठीक है। गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट लिखा हुआ है कि डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट करता है प्रोफेज का किस में ट्रांजिशन, मेटाफेज में। तो अगर लेप्टोटीन के स्टार्ट में मैं सेल ऐसी मानूं, ठीक है, ये दो डुप्लीकेशन से बने हुए सेंट्रियोल, ये अपनी क्या हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी बॉडी, और मैंने 4 क्रोमोसोम बनाए, ठीक है, 1 2 3 और 4, लेकिन अपन इसे 2n क्रोमोसोम कहेंगे। और कंटेंट कितने हैं डीएनए के, 4c कंटेंट। क्यों 4c है, क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए के कंटेंट डबल हो जाते हैं। ये न्यूक्लियोलस है, ये स्टार्ट में था, ठीक है, लेप्टोटीन के स्टार्ट में, ठीक है। अब जब तक ये प्रोफेज फर्स्ट पूरा खत्म होता है, मतलब कि एंड ऑफ डाइकाइनेसिस होता है, देखो 2n का 2n ही रहता है, यहाँ कोई चेंज नहीं आता, 4c कंटेंट 4c रहते हैं। बस ये जो होते हैं ये और ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, और जो होमोलोगस पेयर थे वो एक दूसरे के पास में है, और उनके बीच में कुछ कुछ हिस्से का क्या हो रखा है, एक्सचेंज हो रखा है। आप देख पा रहे होंगे ब्लू पे पिंक है और पिंक पे ब्लू है, इसमें भी ब्लू पे पिंक है, पिंक पे ब्लू है, ठीक है। और ये जो सेंट्रियोल है एक दूसरे से दूर मूव करने लगती है, और इनके बीच में क्या बन जाते हैं, ये स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं, ठीक है। अब अपन लेंगे मेटाफेज फर्स्ट। देखो मेटाफेज फर्स्ट आते आते, मतलब जब तक ये पूरी तरीके से होने लगती है, तो मेटाफेज में एक जो सेंट्रोसोम है ऊपर, और दूसरा सेंट्रोसोम कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के सामने होते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्रोमोसोम का ये 2 क्रोमोसोम थे, तो ये दोनों एक दूसरे के सामने, सेकंड के भी दोनों एक दूसरे के सामने, थर्ड के भी एक दूसरे के सामने, ऐसे रहते हैं। तो देखो जब अपन माइटोसिस करते हैं तो उसमें सारे क्रोमोसोम एक ही लाइन में अलाइन होते हैं, सारे के सारे, लेकिन यहाँ 2 लाइन में अलाइन है, ठीक है। हाफ पेयर इधर और हाफ पेयर इधर, और उसमें एक पेयर के जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे के सामने होते हैं, जिनके बीच में एक्सचेंज हुआ है पार्ट। तो यहाँ पर एक मेटाफेजिक प्लेट नहीं बनती, कितनी बनती है, 2 मेटाफेजिक प्लेट बनती है। ये मेटाफेज फर्स्ट, और माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस की मेटाफेज में क्या होता है, डिफरेंस होता है।
एक और चीज, यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर लगते हैं वो एक लगता है काइनेटोकोर इस क्रोमोसोम के और दूसरे लगते हैं इस क्रोमोसोम के, जबकि वहाँ पर जो होता है वो सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से जुड़ता है। और यही वजह है कि जब अभी अपन नेक्स्ट फेज में इसकी शॉर्टनिंग करेंगे तो यहाँ एक क्रोमोसोम पूरा ऊपर की तरफ जाने लगेगा, दूसरा क्रोमोसोम यहाँ नीचे की तरफ जाने लगेगा, यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, द बाईवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर, माइक्रोट्यूब्यूल एट अपोजिट पोल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ना कि अपने यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ये हाईलाइट पॉइंट है। और एक मेटाफेजिक प्लेट नहीं बन रही, कितनी मेटाफेजिक प्लेट बन रही है, 2 मेटाफेजिक प्लेट बन रही। क्रोमोसोम अभी भी 2n के 2n ही, देखो आपको 4 के 4 दिख रहे हैं और 4C DNA कंटेंट अभी भी है। अब मेरी बात सुनना एनाफेज फर्स्ट के बारे में। जब अपन माइटोसिस की एनाफेज करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम होता है, यहाँ काइनेटोकोर से ये स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, फिर ये स्प्लिट हो जाते हैं और स्प्लिट होने की वजह से एक क्रोमोसोम की बजाय कितने बन जाते हैं, 2। तो वहाँ क्रोमोसोम के नंबर आपको याद हो तो मैंने बताया था एनाफेज में डबल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखो, ये तो यहाँ अटैच थे, तो यहाँ क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड का तो स्प्लिटिंग हुई नहीं, बस ये वाले क्रोमोसोम जो अटैच है ये ऊपर चले जाएंगे और ये वाले कहाँ चले जाएंगे, नीचे। ठीक है, देखो ये 2 क्रोमोसोम ऊपर और 2 क्रोमोसोम नीचे, और जाते समय आपको पता ही है कि जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोसोम की तरफ होते हैं और ये साइड नीचे लटकती रहती है। तो ओवरऑल अपन देखें तो एनाफेज के बाद 2n के 2n ही रहते हैं क्रोमोसोम, किसमें, मियोसिस फर्स्ट में, और 4C कंटेंट का 4C कंटेंट ही रहता है। जबकि जब माइटोसिस किया था तो मेटाफेज के कंपेयर में एनाफेज में क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ सेंट्रोमियर बीच में से टूटकर सिस्टर क्रोमेटिड 2 अलग अलग क्रोमोसोम बना देता है। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन देखो अपन समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि जो 2n क्रोमोसोम थे टोटल, यहाँ कितने थे, 4 क्रोमोसोम थे। अभी देखो 2 क्रोमोसोम ऊपर चले गए हैं, 2 क्रोमोसोम नीचे चले गए। इसका मतलब मैं ऐसा समझ सकता हूँ, इस एंड पर कितने क्रोमोसोम रह गए, हाफ n हो गए, और इस एंड पे कितने क्रोमोसोम रह गए, हाफ n रह गए। और ये ही रिडक्टिव डिवीजन है। यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर देखो हाफ हो रहे हैं। अभी भी ओवरऑल एक सेल में 2n ही है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। इस एंड पर आधे चले गए और इस एंड पे आधे चले गए, और 4C DNA कंटेंट में 2C इधर चले गए और 2C इधर चला गया। तो एनाफेज में क्या होता है, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन अटैच एट देयर सेंट्रोमियर, और सिस्टर क्रोमेटिड अटैच रहते हैं। इसका मतलब सेंट्रोमियर बीच में से टूटा नहीं है, क्रोमोसोम के नंबर डबल नहीं हुए। इसका मतलब अब मूवमेंट की वजह से क्रोमोसोम आधे आधे अपोजिट पोल पे चले गए। नो सेंट्रोमियर डिवीजन, एनाफेज में कोई सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता। एनाफेज फर्स्ट की बात कर रहा हूं, मियोसिस फर्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है अपने टीलोफेज फर्स्ट। देखो टीलोफेज फर्स्ट में आपको पता ही है क्या होगा, जो अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम मूव कर चुके हैं उनके चारों तरफ वापस न्यूक्लियर एनवलप बनने लगेगा, न्यूक्लियोलस वापस बन जाएगी, गोल्जी बॉडी वापस बन जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापस बन जाएगी, जिससे एक की बजाय 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। लेकिन इन 2 डॉटर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम कितने रह गए, हाफ हाफ। देखो अपन ने 4 से स्टार्ट किया था, यहाँ कितने रह चुके हैं, 2 क्रोमोसोम रह चुके हैं। तो क्रोमोसोम n हो गए, मतलब हैप्लॉइड हो गए, आधा सेट रह चुका है। क्रोमेटिड कंटेंट भी हाफ हाफ हो चुके हैं। 4C था, DNA रेप्लिकेशन के बाद 2C हो गया। ठीक है, इसके बाद इन दोनों के बीच में साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, जिससे 2 सेल बन जाएगी। इन सेल को डायड ऑफ सेल कहते हैं। एक और चीज़, जब अपने टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस होता है तो जनरली इनके अंदर क्या होता है, डीकंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का। तो अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये डीकंडेंसेशन शो तो करते हैं, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन तक नहीं जाते। मतलब डीकंडेंसेशन थोड़ा तो होता है, लेकिन पूरा डीकंडेंसेशन नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि साइटोकाइनेसिस की थोड़ी देर बाद में ही मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होने वाला है, और मियोसिस सेकेंड में वापस कंडेंसेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस में ये क्रोमोसोम है, इनको थोड़ा सा ऐसे डीकंडेंस फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस के बाद होता है इंटरकाइनेसिस। अब ये क्या है, तो देखो मियोसिस फर्स्ट हुई, फिर मियोसिस सेकंड हुआ, और इन दोनों के बीच में इंटरफेज नहीं आती, इंटरकाइनेसिस आता है,
जिसकी खासियत ये होती है कि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। क्या नहीं होता? डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, ये याद रखना। यही वजह अपन ने स्टार्ट में क्या कहा था, एक बार इंटरफेज आएगी उसके बाद दो डिवीजन होंगे। पहली बार इंटरफेज, उसके बाद दो कंटिन्यूअस क्या होंगे, डिवीजन होंगे, और यही मियोसिस का क्या होता है, हाईलाइट पॉइंट होता है। तो इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, सेल यहाँ से सीधा एंटर कर जाती है नेक्स्ट मियोसिस राउंड में, जिसे कहेंगे मियोसिस सेकंड। ठीक है, अब अपन लेते हैं मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड जो होता है इंटरकाइनेसिस के थोड़ी देर बाद में स्टार्ट हो जाता है, और ये नॉर्मल माइटोसिस की तरह होता है। इसके सारे राउंड कैसे होंगे, जैसे जैसे नॉर्मल माइटोसिस हुआ। पहला लेते हैं प्रोफेज सेकंड। ये प्रोफेज फर्स्ट की तरह बड़ा नहीं होता, इसमें वो सारे काम होते हैं जो आपने माइटोसिस के प्रोफेज में देखे हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डिसअपियर होने लगती है, क्रोमोसोम वापस पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, डिसअपियर होते हैं। यहाँ दो दो सेल क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के राउंड के बाद दो सेल बनी थी, तो दोनों में सेम चेंजेज होते हैं। और अब क्रोमोसोम देखो, मियोसिस फर्स्ट के बाद 2C और N हो गए थे, इस राउंड में उनमें कोई चेंजेज नहीं होता, वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये दो क्रोमोसोम आ गए साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये अपने क्या हो गए, दो वो क्या थे, सेंट्रोसोम थे, वो रहे, इनके बीच में स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाफेज सेकंड। देखो मेटाफेज सेकंड जो होता है माइटोसिस के मेटाफेज जैसा होगा। दोनों ही सेल में आप देख पा रहे हैं एक मेटाफेजिक प्लेट बनी है, जिसमें जो इस सेल के जितने भी क्रोमोसोम थे, अपने केस में दो क्रोमोसोम थे, वो दोनों एक ही साथ लाइन में आके अटैच हो गए। और यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर बनता है वो सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर के साथ अटैच होता है। इसका मतलब यहाँ पर सेंट्रोमियर बीच में से टूटेगा और सिस्टर क्रोमेटिड का डिवीजन होगा। ये आप देख पा रहे हैं, देखो ये एनाफेज में देखो यहाँ पे था, ये अपने क्रोमोसोम ऐसे थे, इसमें से टूट गए, एक ऊपर और एक नीचे, देखो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। और यही वजह है कि यहाँ क्रोमोसोम के नंबर जो थे उससे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। देखो यहाँ दो क्रोमोसोम थे, इस सेल में आप टोटल कितने देख पा रहे हैं, 4 देख पा रहे हैं। तो वापस n की जगह यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2n, जिसमें से n ऊपर है और n ही का है नीचे। और 2C कंटेंट में से C ऊपर रह गए और C कहाँ रह गए, नीचे की तरफ। और ये नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ क्यों मूव करते हैं, यह सब आप जानते हैं। स्पिंडल फाइबर का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से ये ऐसा मूवमेंट होता है। ठीक है, ऐसा अपने किस में नहीं हुआ था, एनाफेज फर्स्ट में नहीं हुआ था, कि वहाँ पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई थी, जबकि एनाफेज सेकंड में हो रहा है। और ये एक और हिंट है, देखो एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होना, मेटाफेज सेकंड में एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनना, ये हिंट है कि जो मियोसिस सेकंड होता है वो माइटोसिस की तरह क्या होता है, रेगुलेट होता है। ठीक है, लास्ट में होगा अपने टीलोफेज सेकंड। आप सब जानते हैं इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम जो है वो अपनी रेस्पेक्टिव पोल पे पहुंच चुके हैं। क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब रीअपियर हो जाएगी। और दो सेल जो थी अब वो कितनी सेल में कन्वर्ट हो चुकी है, हर सेल दो दो में कन्वर्ट हो चुकी है, तो ओवरऑल कितनी हो गई, 4 सेल। तो पूरे राउंड के बाद मियोसिस में 4 सेल बनती है, और चारों में क्रोमोसोम के नंबर क्या है, हाफ है। और टीलोफेज के बाद में ये जो साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं, इससे 4 डॉटर सेल बन जाती है। और साइटोकाइनेसिस आप सब जानते हैं 2 मेथड से होता है, सेल प्लेट और सेल फ्यूरो मेथड से। सेल प्लेट प्लांट में होता है, सेल फ्यूरो एनिमल में होता है। इस पूरे को अपन एक समरी के फॉर्म में वापस समझते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। देखो अपन ने स्टार्ट किया था एक सेल में जिसमें 2C क्या थे, क्रोमोसोम थे, सॉरी 2C डीएनए कंटेंट थे और 2N क्रोमोसोम थे। इंटरफेज के बाद डीएनए रेप्लिकेट हो गया, अब 4C कंटेंट हो गए और 2N क्रोमोसोम रह गए। मियोसिस फर्स्ट के बाद एक सेल से 2 सेल बन गई। देखो अपन अगर 4 क्रोमोसोम शो करते तो इसमें कितने रह गए, 2 क्रोमोसोम रह गए। इसका मतलब क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो चुके हैं। यही वजह मियोसिस फर्स्ट कैसा कहलाता है, रिडक्टिव डिवीजन कहलाता है। कैसा डिवीजन कहलाता है, रिडक्टिव डिवीजन। और क्रोमेटिन का अमाउंट जो है वो भी हाफ रह गया। फिर मियोसिस सेकंड होता है जिसमें ये अब क्रोमोसोम के नंबर हाफ नहीं होते, n के n ही रहेंगे, सब में n क्रोमोसोम है। और डीएनए कंटेंट और हाफ हो जाता है, सब में C डीएनए कंटेंट हो जाता है। तो एक सेल से कितनी सेल बनी, 4 सेल बनी, और जिसमें क्रोमोसोम के नंबर यहाँ 2n थे, यहाँ पर n है, मतलब क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। ऐसे को अपन क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं, जिसमें एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है और फिर 2 राउंड डिवीजन के चलते हैं। यही वजह इन दोनों राउंड को कलेक्टिवली एक ही कहा जाता है, मियोसिस, जो 2 पार्ट में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। देखो मियोसिस की जरूरत का है, जब माइटोसिस से सब काम चल रहा था, सेल डिवाइड भी हो रही थी, तो देखो जब अपन रिप्रोडक्शन करते हैं तो रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की खासियत ये होती है कि उसमें दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, और दो पेरेंट पार्टिसिपेट करने का मोटिव ये होता है कि दोनों के जब अलग अलग दोनों से जो सेल बनेगी जिसे अपन गैमेट कहते हैं, वो जब फ्यूज होगी तो वेरिएशन आएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस वाले केस में, अगर मैं एक किसी से सेल लूं और दूसरे से भी सेल लूं और उन दोनों को फ्यूज करूं, सपोज करो कि इसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे, जैसे ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन में कितने होते हैं 46, और मान लो कि गैमेट जो बन रहा है वो माइटोसिस से बनेगा तो उसमें भी क्रोमोसोम कितने होंगे 46। फिर फीमेल के अंदर जो गैमेट बनेगा वो भी माइटोसिस से बनेगा तो उसमें भी क्रोमोसोम कितने होंगे 46, क्योंकि माइटोसिस से तो क्या होता है क्रोमोसोम के नंबर सेम ही रहते हैं। और फिर जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो नेक्स्ट सेल में कितने हो जाएंगे 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे, और अगली जनरेशन में और डबल हो जाएंगे। ऐसे तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो होंगे क्रोमोसोम के नंबर चेंज होते रहेंगे। तो मुझे एक और सेल डिवीजन चाहिए जो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनाए भी, फ्यूज भी करे, लेकिन उसके बाद क्रोमोसोम के नंबर सेम भी रहे। तो यहां काम आता है मियोसिस। देखो ये एक मेल है और सपोज करते हैं ह्यूमन का ही एग्जांपल लेते हैं, इसमें 46 क्रोमोसोम है, और ये फीमेल है इसमें 46 क्रोमोसोम है, और इसमें जो गैमेट बनते हैं वो अपन मियोसिस से बना देते हैं। किससे बनाते हैं मियोसिस। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो बनेंगे मियोसिस से बने, और मियोसिस में क्रोमोसोम के नंबर हाफ रह जाते हैं। तो 46 की जगह इसमें कितने रह जाएंगे 23, इसमें भी कितने रह जाएंगे 23। या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं ये 2n थे इसके n रह गए, ये 2n थे इसका n रह गया। अब जब ये फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा, तो 23 और 23 वापस कितना हो जाएगा 46, या फिर अपन कह सकते हैं n और n मिलकर कितना हो गया 2n। तो अपन ने दो सेल को भी फ्यूज कर लिया, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की सेल भी ले ली जिससे वेरिएशन भी आ जाएगी, और क्रोमोसोम के नंबर भी अपन ने क्या किए मेंटेन किए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट बनते हैं उन गैमेट बनने में कौन सा सेल डिवीजन यूज होता है मियोसिस। तो गैमेट फॉर्मेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मियोसिस। इट कॉज जेनेटिक वेरिएबिलिटी। एक तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएशन लाता है, उसके भी दो रीजन होते हैं। एक तो क्रॉसिंग ओवर होता है, आप देखते हैं क्रॉसिंग ओवर में क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा इधर उधर हो जाता है तो उससे भी वेरिएशन आती है। और एक ऐसे क्योंकि ये क्रोमोसोम के नंबर हाफ करता है तो ये अलाउ करता है कि दो तरह के गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज हो सके। अब टू गैमेट फ्यूज बट क्रोमोसोम रिमेन सेम इन नेक्स्ट जनरेशन। क्रोमोसोम के नंबर जो है नेक्स्ट जनरेशन में सेम रह रहे हैं। एज गैमेट हैव हाफ द क्रोमोसोम, क्योंकि गैमेट में कितने क्रोमोसोम है हाफ, और हाफ क्यों है क्योंकि मियोसिस में हाफ ही होते हैं। और यही वजह है मियोसिस की, यही सिग्निफिकेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनाते समय मियोसिस होगा, उसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ भी होंगे, फिर फ्यूजन के बाद क्रोमोसोम के नंबर वापस सेम हो जाएंगे, वेरिएशन भी आएगी, और मियोसिस होते समय भी क्रॉसिंग ओवर होता है उसमें भी वेरिएशन आएगी। तो ये अपना इंपॉर्टेंस था किसका मियोसिस का था। इस तरीके से अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है जिसमें अपन ने सेल साइकिल, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में स्टडी किया था। मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।